हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के वो सवाल जो एडिक्विटी ने लास्ट ईयर एसएससी एग्जाम्स में पूछे थे। ठीक है, इसमें हमने सारे ही जितने भी एग्जाम्स थे एसएससी के जो कंडक्ट हुए थे लास्ट ईयर, उनमें जो भी संविधान से रिलेटेड सवाल थे ना, उनको इस वीडियो में हमने इंक्लूड करा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को बताता है? तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो समानता को के अधिकार को बताता है? तो वो है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है कि इंडिया के टेरिटरी में हर पर्सन को लॉ के सामने इक्वालिटी और लॉज की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 14 का राइट सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिलता है, क्योंकि इसमें एनी पर्सन यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका मतलब है कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, हर इंसान सेम लॉ के सब्जेक्ट में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ऑर्डिनरी सिटीजन सब लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, ये हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसका मतलब है सिमिलर सिचुएशन में जो लोग हैं उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का मतलब है एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होगी। स्टेट पीपल जो है उनको क्लासिफाई कर सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, उसका वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव के बीच रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, रिजर्वेशन हो गया, या डिफरेंट टैक्स स्लैब है, या बच्चों के लिए स्पेशल लॉज हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, ईपी रोयप्पा। ठीक है, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो हुआ था 1974 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडन करते हुए आर्बिट्रेनेस को इक्वालिटी के अपोजिट माना था। आसान शब्दों में देखें तो आर्बिट्रेनेस इज अगेंस्ट इक्वालिटी, यानी स्टेट का एक्शन आर्बिट्री या कंप्लीटली अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल है, कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गारंटी देता है ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये है आपका आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है। इसके अंडर सिटीजन्स फ्रीली बोलने का राइट है। ठीक है, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का राइट है, बुक्स पब्लिश करने का राइट है, आर्टिकल्स लिखने का राइट है, सोशल मीडिया पर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का राइट है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का भी राइट है। ठीक है, ये सारे राइट इनको मिलते हैं। ये किसको मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिल रहे हैं। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को ये सारे राइट मिलेंगे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेनर्स आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(2) से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है। गवर्नमेंट आर्टिकल 19(2) और 19(2) के अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन किन ग्राउंड पे लगाई जा सकती है? इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, मोरालिटी के बेसिस पे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इन केसेस पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें तो एक केस था रोमेश
थापड़ केस 1950 का, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल माना था इसमें। और एक और केस जो इससे रिलेटेड है वो है श्रेया सिंघल केस, जो कि था 2015 का। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये केस ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर बात करें, एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, आर्टिकल 19 केवल के राइट्स ओनली सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ सिटीजन्स को ही इसके राइट्स मिलते हैं। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, तो अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो उससे रिलेटेड है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 की अगर बात करें सिंपल शब्दों में, तो किसी भी पर्सन को उसके लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ लॉ द्वारा एस्टैब्लिश प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही डिप्राइव किया जा सकता है। और इसका ये जो इसके जो राइट्स हैं वो किसको मिलेंगे, इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को, ठीक है। यहाँ पर पर्सन वर्ड का यूज़ हुआ है, इसलिए आर्टिकल 21 जो है सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। इसका एक्सपेंशन सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ था, के द्वारा भी हुआ था। जैसे इनिशियली आर्टिकल 21 जो था सुप्रीम कोर्ट ने कंपैरेटिवली नैरो इंटरप्रिटेशन के साथ देखा था, लेकिन फिर एक केस हुआ था मेनका गांधी केस, ठीक है। मेनका गांधी केस कब हुआ था, 1978 में। इसके बाद आर्टिकल 21 का जो स्कोप है ना उसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया था। अगर आज की बात करें तो आज आर्टिकल 21 के ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के अंडर बहुत सारे राइट्स इंक्लूड कर दिए गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, ठीक है, ये सारे इसमें इंसर्ट कर दिए गए। और ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मेनका गांधी केस 1978। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोसीजर सिंपली कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता। प्रोसीजर क्या होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए आपका फेयर होना चाहिए, है ना, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। इससे एक और केस रिलेटेड है, पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। ये केस कब का था, ये है 2017 का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और इसे प्राइमरी आर्टिकल 21 से डिराइव किया था। आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में से एक है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद अपृष्यता के अनुमूलन से संबंधित है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आपका आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज अबॉलिश्ड, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है और इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट भी करता है। इसके प्रोविजन का वायलेशन लॉ के अंडर पनिशेबल है। रिलेटेड लॉ कौन सा है, इससे रिलेटेड लॉ है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, 1955। ये एक्ट आर्टिकल 17 के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है उसके अकॉर्डिंग स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट सोली इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, 5 ग्राउंड है, इन पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सिंपली शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, लेकिन स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने
से नहीं रोक सकता है, ठीक है, फॉर सर्टेन डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स, ठीक है। स्टेट किन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है? औरतें, बच्चे, SC ST, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और EWS के लिए। इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15 में प्रोविजंस ऐड किए गए थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है और SC ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और अमेंडमेंट था आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस अमेंडमेंट के थ्रू EWS रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे ना। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता से संबंधित है, ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी स्टेट के अंडर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के मैटर्स में सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। सेम है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिस्टेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, ठीक है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट केस इससे रिलेटेड इंदिरा सावनी केस, ठीक है, 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो OBC रिजर्वेशन है उसको अपहोल्ड किया था और रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में जनरली 50% जो सीलिंग है उसको डिस्कस किया था, है ना। इस केस को कॉमनली जो है मंडल केस भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड? ये है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का राइट देता है, ठीक है। इस आर्टिकल को BR अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा था, ठीक है। इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर जो आपकी 5 रिट्स हैं वो इसी के अंडर में आती हैं, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 क्या कहता है? अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी सीक कर सकता है, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर में 5 इंपॉर्टेंट रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन सी है वो? एक है आपकी बस कॉर्पस, दूसरी है आपकी मंडेमस, तीसरी कौन सी है? प्रोहिबिशन, चौथी है आपकी सेरी ट्योरी, ठीक है, फिफ्थ है आपकी क्यू वारंटो, ठीक है। ये 5 रिट इशू कर सकता है। हेबस कॉर्पस की अगर बात करें, ये मेनली इलीगल डिटेंशन के केस में यूज होता है। कोर्ट डिटेन्ड और पर्सन को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकता है। मंडेमस की बात करें, मतलब क्या है? कमांड। कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू करने से रोक सकता है जब वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेरेटरी का यूज़ हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग या ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए कर सकता है, सब्जेक्ट टू इट्स लीगल स्कोप, ठीक है। और क्यू वारंटो, ये है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट के थ्रू कोर्ट चेक करता है कि कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस को लीगली होल्ड कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये इसमें देखता है। देखिए, एक होता है आर्टिकल 32 जो कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, मेनली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ना।
एक आपका होता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 रिलेटेड है हाई कोर्ट से, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों आ जाते हैं। 32 खुद फंडामेंटल राइट है, 226 खुद फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंध प्रबंधित करने की स्वतंत्रता देता है? ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 की अगर बात करें, ये किसको मिलता है, किसको मिलता है ये राइट? ठीक है, ये राइट रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिया गया है। आर्टिकल राइट अंडर आर्टिकल 26 की अगर बात करें, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट है कि रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करें, मेंटेन करें, और मैटर्स ऑफ रिलीजन में अपने अफेयर्स मैनेज करना। ठीक है, मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करना और अक्वायर करना। ठीक है, तो ये इनको ऑर्डर है। रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें, आर्टिकल 26 के राइट जो हैं वो सब्जेक्ट किसके हैं? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। ठीक है, ये इससे इसमें थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर इंडिविजुअल। और आर्टिकल 26 क्या बात करता है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अफेयर्स मैनेज करने का राइट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? ठीक है, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? तो राइट टू एजुकेशन आपका आता है आर्टिकल 21A में। ठीक है, ऐड किस में हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इम्प्लीमेंटेड थ्रू इस राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था। कवरेज की अगर बात करें तो आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया जाता है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। ठीक है, फीचर देख लीजिए, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन और RTE एक्ट। ठीक है, नेबरहुड स्कूलिंग फ्रेमवर्क अंडर द RTE एक्ट। कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आपके आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को मेनली स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है, इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मीनिंग क्या है। अब आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में इंक्लूड क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई। ठीक है, ये सारे और अलग अलग जो पब्लिक बॉडीज हैं वो। इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें, इस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है, वो है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज की इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडन किया और इस्टेब्लिश किया कि सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आया था। और एक और इससे रिलेटेड केस है, वो है अजय हसिया केस 1981। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कंट्रोल, फंडिंग और फंक्शनल नेचर जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट एजेंसी भी आर्टिकल 12 के स्कोप में आ सकती है। अब बात आती है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबॉलिश करता है, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन इस प्रोविजन के एक्सेप्शन है। इंडियन सिटीजन्स फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, कौन से एक्सेप्शन है? मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, है ना, ये इसमें जो है एक्सेप्शन है।
कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें तो वो आता है आपके आर्टिकल 25 में। ठीक है, आर्टिकल 25 हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का राइट देता है, लेकिन ये राइट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, ये है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग 14 साल से कम एज के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस या किसी अदर जो डेंजरस हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 358 है ये। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 358। स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को कोई सस्पेंशन से रिलेटेड है जब नेशनल इमरजेंसी, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर डिक्लेयर्ड हो। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 359 अलग प्रोविजन है, ये स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट्स को अप्रोच करने के राइट को सस्पेंड करने से रिलेटेड है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन जो है वो आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू किया गया था। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने, नेशन के साथ ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करने और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करने के लिए इंकरेज करने के लिए डायरेक्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो फ्री लीगल एड किसके अंडर आता है? वो आता है आपका आर्टिकल 39A के अंडर में। आर्टिकल 39A का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटीज़ की वजह से किसी पर्सन को जस्टिस से डिनाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की डायरेक्शन दी गई है। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है? ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो वो है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के स्टेप्स लिए जाएं, पर्टिकुलरली स्टेट की पब्लिक सर्विस में। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना से संबंधित है? तो पंचायतों की स्थापना से संबंधित है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 स्टेट को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने और उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स के रूप में फंक्शन करने के लिए नेसेसरी पावर देने की डायरेक्शन देता है। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किससे मिला था? वो मिला था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। सबसे पहला राज्य जिसने पंचायत सिस्टम को लागू किया था कौन सा था? वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? विच आर्टिकल इज अ प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर में आता है? वो आता है आपके आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया जा सकता है। इम्पीचमेंट चार्ज, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पीचमेंट के जो चार्ज हैं वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा था? तो वो था आपका आर्टिकल 370, है ना। आर्टिकल 370 ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करता था। 6 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 के ऑपरेटिव प्रोविजंस में मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए गए थे, याद रखिएगा।
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल 239। ठीक है, आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज को जनरली प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, अनलेस पार्लियामेंट ने अदरवाइज कुछ प्रोवाइड किया हो। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है आपके आर्टिकल 360 में। अगर इंडिया या उसके किसी भी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो तो आर्टिकल 360 जो है उसके अंडर में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इम्पोज नहीं हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हैं। संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ठीक है, which article empowers parliament to make laws on subject in the state list in national interest? ठीक है, तो वो देता है आपका आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के अंडर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकती है और अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके डिक्लेयर करे कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना नेसेसरी है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस रेजोल्यूशन को मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, है ना, तभी ये पास हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पर्यावरण की सुरक्षा से प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 48A। ठीक है, आर्टिकल 48A स्टेट को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की डायरेक्शन देता है। आर्टिकल 48A की अगर बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यूसीसी का प्रावधान आपका है आर्टिकल 44 में। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो which article gives minorities the right to establish and administer educational institutions? तो ये आपका देता है आर्टिकल 30, है ना। आर्टिकल 30 जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट देता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो है आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर और प्रोसीजर से रिलेटेड है ना। भारत के अटॉर्नी जनरल को की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ऑफ द यूनियन और इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड कौन सा है? वो है आपका आर्टिकल 105, है ना। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स और कमिटीज़ के पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना। स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए करस्पॉन्डिंग आर्टिकल कौन सा है? वो है आपका 194। सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो वो है आपका आर्टिकल 16(4) में। ठीक है, आर्टिकल 16(4) स्टेट को बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करने की परमिशन देता है अगर वो स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल शब्द को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो मनी बिल को डिफाइन करता है आपका आर्टिकल 110, है ना। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है और बताता है कि कौन से मैटर्स मनी बिल में इंक्लूड किए जा सकते हैं या नहीं, है ना। किसी बिल के मनी बिल होने या ना होने का फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? लोकसभा
स्पीकर के पास, है ना, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर के पास होता है। प्रत्येक राज्य के लिए समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट को रिसीव होने वाले रेवेन्यूज और सर्टेन अदर रिसीट इस फंड के पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ठीक है, तो ये होता है आपका आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट करने की पावर देता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस साइमल्टेनियस सेशन में ना हो और इमीडिएट एक्शन की नेसेसिटी हो। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट? तो ये है आपका आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में प्रोवाइड करता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नागालैंड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 371A। ठीक है, आर्टिकल 371A नागालैंड को कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मेनली नागा रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर और लैंड रिसोर्सेज की ओनरशिप या ट्रांसफर जैसे मैटर से रिलेटेड है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356। जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रन करना पॉसिबल नहीं होता, तब आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। इसमें कॉमनली कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी भी कहा जा सकता है, इसे कह सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो CAG से रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 148। ठीक है, CAG यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स का ऑडिट करता है और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 343। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है। इंग्लिश का यूज भी स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए लॉ के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया जा सकता है। सिक्किम से रिलेटेड, सिक्किम की जो स्पेशल प्रोविजन है उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वो है आपका आर्टिकल 371F। संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है नए स्टेट क्रिएट करने की, किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने के, बाउंड्री को चेंज करने, या स्टेट के नाम में कुछ स्टेट का नाम चेंज करने के। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल नए राज्यों के संघ में प्रवेश और यहाँ स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, उससे रिलेटेड आपका है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को नए स्टेट को यूनियन में एडमिट या एस्टैब्लिश करने की पावर देता है। आर्टिकल 2 रिलेटेड है न्यू स्टेट्स इनटू इंडिया और आर्टिकल 3 रिलेटेड है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंज करने से। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राज्यपाल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड आपका आर्टिकल है 156। आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है। नॉर्मली गवर्नर का टर्म 5 साल का होता है ना, ये याद रखिएगा। जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और का ही प्रोसीजर है ना, पर गवर्नर का कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं होता है। प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। संसद और विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में था?
ठीक है। तो ये आपका था आर्टिकल 331 में। आर्टिकल 331 ओरिजिनली प्रेसिडेंट को पावर देता था कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोविजन कौन सा था, वो था 333। इंपॉर्टेंट चीज़ एक नोट ये करिएगा कि ये स्पेशल नॉमिनेशन 25 जनवरी 2020 से सीज टू ऑपरेट हो गया है ड्यू टू कौन सा अमेंडमेंट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड आपका आर्टिकल है आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। इसका मेन पर्पस यूनियन और स्टेट के बीच और स्टेट्स के आसपास में कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन प्रमोट करना है। संसद को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उसकी पावर जो है टू इम्पोज टैक्स जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 265 में, ठीक है। आर्टिकल 265 जो है क्या कहता है, सिंपल भाषा में देखें तो गवर्नमेंट बिना प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के कोई टैक्स इम्पोज यहाँ कलेक्ट नहीं कर सकती है ना। एक चीज़ नोट करिएगा कि आर्टिकल 265 खुद पार्लियामेंट को अनलिमिटेड टैक्सेशन पावर नहीं देता। ये मेनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है कि टैक्सेशन के लिए लॉ की अथॉरिटी को मैंडेटरी है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स है आपके आर्टिकल 19(1)(b) में, है ना। इंडियन सिटीजन को पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल करने का राइट देता है ये, ठीक है। इस राइट पर आर्टिकल 19(3) जो है के अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। सरकार को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 45, है ना। आर्टिकल 45 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। आर्टिकल 45 जो है को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू मॉडिफाई किया गया था, याद रखिएगा। स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड है आपका आर्टिकल 49, ठीक है। आर्टिकल 49 स्टेट को नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स को ऑफ आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का डायरेक्शन देता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए कानूनी कार्रवाई से संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वो मिलता है आपको आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑफिशियल पावर और ड्यूटी को एक्सरसाइज के लिए वो जनरली कोर्ट के सामने पर्सनली आंसरेबल नहीं होते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो याद रखिएगा। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये आपको देता है आर्टिकल 11, ठीक है। आर्टिकल 11 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है आपका आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 उन सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है। ये सिटीजन्स को सर्टेन ग्राउंड्स पर स्टेट मेंटेन्ड या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन डिनाई करने से भी प्रोटेक्ट करता है। अब आखिरी सवाल, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।